हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस में हम डिटरमिन करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, जब एक से ज्यादा कैपेसिटर्स को आप कनेक्ट कर दें, आइदर आप सीरीज में करें और आप पैरेलल में करें, तो दो ही तरह के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है हमारे पास। पहला कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमारा टारगेट क्या रहेगा? हमारा टारगेट रहेगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर एक से ज्यादा कैपेसिटर्स को आपने कनेक्ट किया है तो उन सबकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब यह होगा कि मान लीजिए तीन कैपेसिटर्स मैंने सीरीज में कनेक्ट किए, इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को मैं नाम दे देता हूं सी सीरीज। कि इन तीनों के बदले में अगर मैं एक ही कैपेसिटर कनेक्ट कर दूं उस कैपेसिटेंस सी सीरीज का, तो वो वही काम करेगा जो ये तीनों मिलके कर रहे हैं। सिमिलरली फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, 3 4 5 कितने भी कैपेसिटर्स आपने पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, इनके बदले में अगर हम एक ही कैपेसिटर कनेक्ट करना चाहें जो वही काम करे जो तीनों मिलके कर रहे हैं, तो उस कैपेसिटेंस की जो कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी? इन तीनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, राइट। तो चलिए बेटा क्विकली आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन होता है एंड टू एंड कॉम्बिनेशन या एंड टू एंड कनेक्शन। एक कैपेसिटर कनेक्ट किया, उसके दूसरे एंड पे दूसरा कैपेसिटर, उसके अगले एंड पे तीसरा कैपेसिटर, इस तरह से सो ऑन। हम कितने भी कैपेसिटर्स को कनेक्ट करें, मतलब अगर आप सर्किट के अलोंग ट्रेवल कर रहे हैं, अगर आप सर्किट के अलोंग ट्रेवल कर रहे हैं, उसकी किसी भी ब्रांच में एक ही पाथ पे जितने कैपेसिटर्स मिल गए, एक ही पाथ पे जितने कैपेसिटर्स मिल गए, वो सारे के सारे क्या होंगे? उस सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? सीरीज। व्हाट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन? ये सिर्फ कैपेसिटर्स की बात नहीं थी बेटा, रेजिस्टर्स में भी आपने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा है, उसमें भी इस तरह से R1 R2 R3 को कनेक्ट करते थे, एंड टू एंड कनेक्शन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हेन द सर्किट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड अक्रॉस सेम पॉइंट्स। जैसे यहां दो पॉइंट्स मैंने मार्क किए A एंड B। अब A और B के बीच में कितने भी कैपेसिटर्स कनेक्ट करो, देखो C1 भी A और B के अक्रॉस कनेक्टेड है, C2 भी और C3 भी। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिलहाल मैं 3 लेके चल रहा हूं, बट फॉर्मूला हम जनरलाइज कर लेंगे। n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स के लिए कितने भी कैपेसिटर्स आप सीरीज या पैरेलल में कंबाइन करें, तो उसके बाद इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आनी चाहिए वो हम डिटरमिन करेंगे, ठीक है। एक चीज और आपको याद होगा, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा था, वहां पे आपने रेजिस्टर्स के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े थे। रेजिस्टर्स के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, वहां पे भी आपने सीरीज में एंड टू एंड कनेक्शन कहा था, लेकिन सीरीज में वहां क्या चीज कंसीडर करते थे? करंट इज कांस्टेंट। लेकिन यहां पे क्या कांस्टेंट होगा सीरीज में? चार्ज। वहां पर बेटा फंडामेंटल फॉर्मूला था V इज इक्वल टू आई आर। इन तीन क्वांटिटी से आप डील करते थे, V, I और R से। लेकिन कैपेसिटेंस वाले टॉपिक में हम तीन क्वांटिटीज किन से डील कर रहे हैं? Q, C एंड V। ये पहला फंडामेंटल फॉर्मूला, ये बताया था आपको कि हर जगह ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये अब इस केस में वहां क्या कांस्टेंट होता है? सीरीज में करंट। लेकिन यहां पे क्या कांस्टेंट होगा? चार्ज। क्यों होगा, कैसे होगा, अभी बताता हूं, ठीक है। सो याद रखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट होना चाहिए? चार्ज। मतलब तीनों कैपेसिटर्स पे चार्ज बराबर आएगा। 3 4 5 कितने भी कैपेसिटर्स आप सीरीज में कनेक्ट कर दो, किसी की कैपेसिटेंस ज्यादा हो कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो सीरीज में कनेक्टेड है पक्की बात है तीनों पे चार्ज बराबर आया होगा। अगर कैपेसिटर 1 पे चार्ज Q है, 2 पे भी Q होगा, 3 पे भी Q होगा। और एक चीज पहले ही बता चुका हूं, Q चार्ज का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव प्लेट पे प्लस Q और नेगेटिव प्लेट पे माइनस Q, दोनों चार्जेस यहां पे हैं, ठीक है। पॉजिटिव पे प्लस Q, नेगेटिव पे माइनस Q, तभी हम कहते हैं कैपेसिटर के पास चार्ज कितना है? Q। टोटल मिलाओगे तो वैसे 0 होने वाला है, बट इसको हम 0 नहीं कहते, हम इसे क्या कहते हैं? कैपेसिटर इज गिवन है चार्ज Q। किस बेसिस पे कहा? बेटा कैपेसिटर्स को चार्ज करने के लिए आपको कोई ना कोई एनर्जी का सोर्स चाहिए। मान लीजिए वो एक बैटरी है, बैटरी चार्जेस को डिलीवर नहीं करती कहीं से लाकर। बैटरी इज अ चार्ज पंप। बैटरी या सेल इज अ चार्ज पंप। चार्ज पंप क्या करता है? जो चार्ज यहां आएगा, अगर कुछ पॉजिटिव चार्ज लो पोटेंशियल एंड पे, ये उसको उठा के अपने आप हाई पोटेंशियल पे ले जाएगी। जैसे वाटर पंप लो पोटेंशियल से अंडरग्राउंड टैंक से पानी ओवरहेड टैंक को भर देता है, तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे वाटर को पंप करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वाटर पंप। रेफ्रिजरेटर अगेंस्ट द नेचुरल फ्लो लो टेम्परेचर से हीट को ट्रांसफर करता है हाई टेम्परेचर पे, तो दैट इज कॉल्ड एज हीट पंप। तो बैटरी इज अ चार्ज पंप। बैटरी कैन बी कॉल्ड एज चार्ज पंप। जो यहां चार्ज आएगा उसको धक्का मार के ये इधर पहुंचा देगी पॉजिटिव चार्ज, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल के पास आता है तो ये इसको धक्का मार के नेगेटिव की ओर पहुंचा देगी। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव। तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज अगर इधर से इधर आएगा, ये इसको पुश करके यहां पहुंचाएगी, और नेगेटिव चार्जेस इधर से इधर ट्रेवल करेंगे, ठीक है।
मान लीजिए बैटरी की पॉजिटिव प्लेट ने, अभी मैं नेगेटिव को छोड़ देता हूं, हम यही मानते हैं पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में सर्कुलेट होगा, ठीक है। तो बैटरी की पॉजिटिव प्लेट पे इस बैटरी ने एक चार्ज दिया प्लस क्यू, कितना चार्ज दिया? प्लस क्यू। तो सामने वाली प्लेट पे चार्ज इंड्यूस होता है, याद होगा आपको प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ अ कैपेसिटर में हमने डिस्कस किया था। ये प्लेट तो ऑलरेडी चार्ज थी, इस प्लेट पे चार्ज इंड्यूस हो रहा था। कितना चार्ज इंड्यूस हुआ? प्लस क्यू के सामने अगर मेटेलिक प्लेट है तो माइनस क्यू ही इंड्यूस होना चाहिए। तो यहां पे कितना चार्ज इंड्यूस हो गया इस प्लेट पे? दैट इज माइनस क्यू। अब जितना माइनस क्यू इस सरफेस पे इंड्यूस होता तो बाहर वाले सरफेस पे प्लस क्यू इंड्यूस होना चाहिए था। लेकिन अब क्या, ये बाहर वाली प्लेट किससे कनेक्टेड है? कैपेसिटर 2 की प्लेट 1 से। तो यहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ और जो पॉजिटिव इंड्यूस होना वो कहां पे अपीयर होगा? कैपेसिटर 2 की प्लेट 1 पे। सो Q2 नहीं कहेंगे, Q ही कहेंगे। प्लस क्यू चार्ज यहां इंड्यूस हो गया, इस प्लस क्यू के सामने माइनस क्यू फिर इंड्यूस हुआ। फिर यहां जो प्लस क्यू इंड्यूस होना था वो यहां ना अपीयर होके कहां अपीयर हुआ? यहां पे अपीयर हुआ, और इसके सामने फिर माइनस क्यू इंड्यूस हुआ, और फिर यहां पे जो प्लस क्यू आना था बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल ने उस प्लस क्यू को एब्जॉर्ब कर लिया। तो प्लस क्यू चार्ज नेगेटिव टर्मिनल ने एब्जॉर्ब किया और प्लस क्यू चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल ने रिलीज किया था, ठीक है। तो बैटरी ने टोटल चार्ज कितना रिलीज किया? क्यू। कितना चार्ज रिलीज किया? क्यू। कैपेसिटर 1 पे कितना आया? क्यू। कैपेसिटर 2 पे कितना आया? क्यू। कैपेसिटर 3 पे कितना आया? क्यू। हम ये नहीं कहेंगे कि तीनों पे चार्ज क्यू है तो बैटरी ने चार्ज 3 क्यू डिलीवर किया, डिलीवर नहीं कहेंगे, पंप किया। सो बैटरी ने 3 क्यू पंप, जितना चार्ज बैटरी ने पंप किया उतना ही चार्ज हर एक कैपेसिटर पे इंड्यूस हो गया। चाहे आप यहां पे हंड्रेड्स ऑफ कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी कैपेसिटी ज्यादा है किसकी कैपेसिटी कम है। अगर वो सीरीज में है तो सब पे चार्ज बराबर इंड्यूस होगा, सब पे बराबर चार्ज आएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, बैटरी तो बस इन दो प्लेट से कनेक्टेड है ना, इसने इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, बाकी तो ये म्यूचुअल इंडक्शन है। यहां पे माइनस क्यू अपीयर हो गया इस प्लेट पे, यहां माइनस क्यू अपीयर हुआ, और इतना ही प्लस क्यू यहां पे, टोटल तो जीरो है। यहां तो जस्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई ना, इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ गए और पॉजिटिव चार्जेस को धक्का मार के यहां पहुंचा दिया। इसने फिर इस वायर में से, इस प्लेट में से इलेक्ट्रॉन को खींच के यहां ले आए और पॉजिटिव चार्जेस को धक्का मार के यहां पहुंचाया। तो ये इंडक्शन की वजह से चार्जेस आ रहे हैं। तो यहां पे इन सारी प्लेट्स के बीच में जो चार्जेस आई हैं, बैटरी से इनका कोई लेना देना नहीं। हाँ, बैटरी ने चार्ज दिया, उसकी वजह से इंडक्शन हुई, बट ये बैटरी से नहीं आए। इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, या तो बीच में एयर है या कोई डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई। सो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, राइट। पैरेलल में क्या कांस्टेंट होगा बेटा जी? पैरेलल में V कांस्टेंट होगा। कैपेसिटर 1, 2, 3, 4 जितने भी हो सबका V सेम होगा। क्यों V सेम होगा? क्योंकि सबको दो सेम पॉइंट्स के क्रॉस कनेक्ट किया है। मान लीजिए यहां पे आपने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया, यहां बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है तो A और B के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया। अब कैपेसिटर 1 को भी V मिला, 2 को भी V मिला, 3 को भी V मिला। जैसे हमारे घर में जितने सर्किट एलिमेंट्स है, पंखा हो, कूलर हो, टीवी, रेफ्रिजरेटर, सब कुछ ये पैरेलल में कनेक्टेड है। हमारे घर में सप्लाई अगर 220 वोल्ट आ रही है तो सबको 220 मिल रही है, पैरेलल में V सेम होता है। ये आपने रेजिस्टर्स में भी पढ़ा था, तो कैपेसिटर्स में भी V सेम होगा, बिकॉज सर्किट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड अक्रॉस सेम पॉइंट्स, ठीक है। और सीरीज में क्या सेम होगा? यहां पे चार्ज। हाँ, रेजिस्टर्स में क्या सेम था? करंट। तो यहां पे क्या कांस्टेंट होगा? चार्ज। चलिए, अब C तीनों का अलग अलग है, कैपेसिटेंस तीनों की अलग अलग है, राइट। C1, C2, C3 तीनों की कैपेसिटी अलग अलग है। अब Q तीनों पे सेम है, C अलग अलग है, Q सेम है, तो पक्की बात है V भी तीनों का अलग अलग होना चाहिए कि नहीं। सो मान लीजिए कैपेसिटर 1 की प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V1, कैपेसिटर 2 की प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V2, और कैपेसिटर 3 की प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V3। और टोटल कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया? V। यहां V कांस्टेंट था, यहां V कांस्टेंट नहीं है, V डिवाइड हो रहा है 3 हिस्सों में। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आपने जो यहां और यहां दिया, ये 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ। कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है, कुछ इसके अक्रॉस और कुछ इसके अक्रॉस, राइट। तो बेटा जी बस यही लॉजिक हम यूज करने जा रहे हैं। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V शुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इजंट इट। अब देखो V1 क्या होना चाहिए, उसी फंडामेंटल फॉर्मूले से Q बाय C1, V2 क्या होगा Q बाय C2, और V3 क्या होगा Q बाय C3 होगा कि नहीं। Q तो तीनों के लिए सेम है, इट्स नॉट Q2, इट इज जस्ट Q। Q तीनों के लिए सेम है। Q को हम कॉमन ले लें तो यहां पे हम कह सकते हैं Q टाइम्स 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, इजंट इट। यस और नो। अब टोटल V क्या है? ये किसका? बैटरी का V। अब बैटरी ने टोटल V दिया इस कॉम्बिनेशन को,
तो कॉम्बिनेशन पे भी बैटरी ने कितना चार्ज दिया था, Q, अभी अभी मैंने डिस्कस किया, बैटरी ने भी चार्ज Q डिलीवर किया है। मान लीजिए पूरे कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में C सीरीज, C विद द सबस्क्रिप्ट S, तो ये आ गया Q अपॉन C सीरीज। तो देखो Q और Q कैंसल आउट हो गए, तो यहां से आपके पास अपने आप एक रिलेशन आ गया, 1 अपॉन C सीरीज इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, राइट। जैसे रेजिस्टर्स पैरेलल में कंबाइन होते थे, रेजिस्टेंसेस 1 बाय R पैरेलल इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, लेकिन यहां सीरीज में कैपेसिटेंसेस ऐसे कंबाइन होते हैं। मतलब सीरीज में कैपेसिटी बढ़ती नहीं है, कैपेसिटी कम हो जाती है। मान लो बैटरी यहीं कनेक्ट कर देते डायरेक्ट, तो इसकी कैपेसिटी ज्यादा होती 3 कैपेसिटर्स लगाने के मुकाबले में, क्योंकि अब बैटरी यहां और यहां कनेक्टेड है। पहले इन 2 प्लेट्स के बीच में इतना गैप था, अब ये गैप भी है, ये गैप भी है, D बढ़ गया। और वैसे भी हम जानते हैं कैपेसिटी क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। जब D बढ़ गया तो कैपेसिटी कम हो जानी चाहिए, फॉर्मूला भी यही कह रहा है। फॉर n सेल्स, फॉर n कैपेसिटर्स, आई एम सॉरी नॉट सेल्स, फॉर n कैपेसिटर्स, अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं, यहां एक पैटर्न हमें दिख रहा है, हम इसी पैटर्न को जनरलाइज कर सकते हैं। 1 बाय C सीरीज इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 सो ऑन अप टू 1 अपॉन Cn। ये होना चाहिए कि नहीं, देखिए जरा, ऐसा ही होगा। उसके आगे बढ़ते हैं, इफ C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 सो ऑन अप टू Cn दैट इज इक्वल टू C ईच। अगर सारे कैपेसिटर्स आइडेंटिकल है, सबकी कैपेसिटी C है, तो 1 अपॉन C सीरीज क्या होगा, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C प्लस 1 बाय C, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं n टाइम्स 1 बाय C, या सिंपल वर्ड्स में कहा जाए C सीरीज इज C अपॉन n। लेकिन ये कब, व्हेन ऑल कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल। ये किस केस में होगा, व्हेन ऑल कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल कैपेसिटर्स को अगर आप सीरीज में कनेक्ट करें, मान लीजिए 10 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स को आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन सीरीज कॉम्बिनेशन कितनी होगी, C अपॉन 10, एक की कैपेसिटी डिवाइडेड बाय 10। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा जी हमेशा कैपेसिटी डिक्रीज करती है। ये फंडामेंटल फॉर्मूला था 3 कैपेसिटर्स के लिए, इसको जनरलाइज किया हमने n कैपेसिटर्स के लिए, और उसके बाद ये देखा कि अगर n के n आइडेंटिकल हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी हो जानी चाहिए, दैट शुड बी C अपॉन n। मुश्किल तो नहीं है कंसेप्ट। फाइनल फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना, बहुत कम चांसेस है कि प्रूव करने को आपको कहा जाए, बट प्रूव करने को कहा जाए तो बिल्कुल सिंपल है। सीरीज कॉम्बिनेशन पहले से दिमाग में होगा, नंबर 1 तो 3-4 कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करो, और दूसरी चीज क्या याद रखनी, Q सेम है, C अलग अलग है, Q सेम है तो पक्की बात है V अलग अलग होगा, V1 V2 V3, टोटल V इज V1 प्लस V2 प्लस V3, बस इनकी वैल्यूज पुट करो, अपने आप ये फॉर्मूला आ जाएगा, राइट। तो ये था बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड अक्रॉस सेम पॉइंट्स, तो यहां पे क्या चीज कांस्टेंट होगी, V कांस्टेंट होगा। V मतलब वो सोर्स जिसकी वजह से कैपेसिटर्स चार्ज होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो चार्ज होंगे ना, बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो चार्ज होंगे। मान लीजिए यहां मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी V वोल्ट की, यहां पर एक बैटरी कनेक्ट की जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है लेट अस से V वोल्ट, तो तीनों कैपेसिटर्स को V सेम मिला कि नहीं। अब क्या चार्ज सेम होगा, देखो C अलग अलग है और V सेम है, तो कॉमन सेंस की बात है Q भी अलग अलग होगा। या वैसे देखें, कैपेसिटी इज द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, कैपेसिटी इज द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, तो जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है वो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा। यहां पे नहीं कर पा रहा था, यहां लिमिट थी, कॉन्स्टेंट्स थे, क्योंकि जो चार्ज लेना है इसको इस प्लेट से, अगर यहां प्लस Q अपीयर हुआ तो यहां माइनस Q अपीयर होगा, और इतना ही प्लस Q यहां होगा। मगर यहां ऐसा कुछ नहीं है, तीनों को इंडिपेंडेंट सप्लाई मिल रही है। जैसे आपके घर में बहुत सारे सर्किट एलिमेंट्स कनेक्टेड है, एक LED बल्ब है 9 वॉट का, वो कम पावर कंज्यूम करेगा। इलेक्ट्रिक आयरन है 1000 वॉट की, तो वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगी। रेफ्रिजरेटर AC ज्यादा पावर, वो डिपेंड करता है उनकी अपनी कैपेबिलिटी पे, लेकिन सप्लाई सबके लिए सेम है। तो यहां पे भी बेटा तीनों कैपेसिटर्स के लिए सप्लाई वोल्टेज सेम है, सप्लाई सेम है। कौन ज्यादा चार्ज एक्वायर करेगा, कौन ज्यादा चार्ज एक्वायर करेगा, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। एनीवे तीनों के चार्जेस हो गए Q1 Q2 Q3। Q1 है C1 इंटू V, Q2 हो गया C2 इंटू V, Q3 हो गया C3 इंटू V। अब C1 C2 C3 में से जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी उस पर चार्ज ज्यादा होगा। बट टोटल चार्ज की अगर मैं बात करूं, अब बैटरी ने तीनों को चार्ज अलग अलग से दिया, इंडिपेंडेंटली दिया, तो टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होना चाहिए। क्या मैं Q1 को लिख सकता हूं C1 इंटू V, Q2 कैन बी रिटन एज C2 इंटू V, Q3 कैन बी रिटन एज C3 इंटू V, जैसा यहां पे भी लिखा है।
सो यहां पर देखें V कॉमन आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V, ये आना चाहिए कि नहीं। दूसरा बेटा जी, टोटल चार्ज को क्या हम लिख सकते हैं, C पैरेलल इंटू V। मान लो इन तीनों के बदले में एक ही कैपेसिटर कनेक्ट कर दूं जिसकी कैपेसिटी है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस Cp, उसको भी सेम वोल्टेज V देंगे तो सेम असर होगा, सेम एक्शन क्या होगा कि सेम चार्ज स्टोर करेंगे, जो तीनों ने मिलकर स्टोर किया वो एक ही कैपेसिटर स्टोर करेगा, राइट। तो Cp इंटू V इज दिस, तो V और V कैंसल आउट हो गए, तो यहां पर C पैरेलल का फॉर्मूला आ गया आपके पास C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जैसे रेजिस्टेंसेस सीरीज में कंबाइन होती थी, R सीरीज इज R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन, कैपेसिटेंसेस पैरेलल में वैसे कंबाइन होती हैं। मतलब कैपेसिटर्स को अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटी बढ़ेगी। इसको दूसरे तरीके से देख लीजिए, इस कैपेसिटर का प्लेट एरिया कुछ है, इसका कुछ है, इसका कुछ है, ये तीनों बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो आप इसको ऐसा मान लीजिए कि हमने कैपेसिटर्स का प्लेट एरिया बढ़ा दिया। प्लेट एरिया बढ़ाने पे कैपेसिटी का फॉर्मूला था एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, याद होगा आपको। प्लेट एरिया बढ़ाया तो कैपेसिटी बढ़ गई, आप उस तरीके से भी देख सकते हैं, ठीक है। सो फॉर n cells, oh sorry, again I'm saying cells, I'm sorry, for n number of capacitors, अगले चैप्टर में सेल्स का कॉम्बिनेशन भी पढ़ना है हमें। For n capacitors in parallel, C parallel must be equal to C1 plus C2 so on up to Cn, क्योंकि एक पैटर्न बन रहा है, देखो सबको एल्जेब्रिकली ऐड कर रहे हैं तो n नंबर ऑफ सेल्स तक चले जाइए। हाँ, एक चीज और, इफ ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल ऑफ कैपेसिटी C each, आइडेंटिकल ऑफ कैपेसिटी C each, जैसा मैंने वहां कहा था C1 C2 C3 सभी इक्वल है किसके, C के। तो यहां पर देखिए, देन C in parallel combination must be equal to C plus C, how many times, n number of times। so क्या हम इसको लिख सकते हैं n into C। so C parallel किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, n into C। अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स को आप पैरेलल में कनेक्ट करें तो कैपेसिटी n टाइम्स हो जाएगी, सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो 1/n टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। जनरल फॉर्मूला ये आप याद रख सकते हैं, राइट। आई होप ये चीज क्लियर होगी बेटा। एक चीज और छोटी सी याद रखिएगा बेटा, वी नो दैट Q इज इक्वल टू CV, ये फॉर्मूला हमने यहां पे लिखा हुआ है। इसी के बेसिस पे हम ये चीज बता सकते हैं, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन V विच इज Q अपॉन C and this Q is constant, since Q is constant we can say that V is inversely proportional to C, V is inversely proportional to C। what does it mean? it simply means this कि अगर तीन कैपेसिटर्स आपने सीरीज में कनेक्ट किए हैं तो V1 is to V2 is to V3, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर 1 is to अक्रॉस कैपेसिटर 2 अक्रॉस कैपेसिटर 3, जो तीनों की रेशो है वो रेशो होनी चाहिए 1/C1 is to 1/C2 is to 1/C3। ये कई न्यूमेरिकल्स में आपको डायरेक्टली यूज करना पड़ेगा, एक शॉर्टकट रहेगा आपके लिए, ठीक है। सिमिलरली इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगेन हम बात करें Q इज इक्वल टू C इंटू V, पैरेलल में V इज कांस्टेंट, तो किस पे कितना चार्ज आएगा, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। मतलब ये हुआ Q1 इज टू Q2 इज टू Q3, अगर सो ऑन आप आगे भी चलें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, C1 इज टू C2 इज टू C3। जो कैपेसिटेंसेस की रेशो होगी वही चार्ज स्टोर्ड की रेशो होगी। तो फाइनली आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के फॉर्मूले याद रखने हैं, और अगर सारे आइडेंटिकल हैं तो कैपेसिटी क्या होगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि सीरीज में चार्ज कांस्टेंट होता है, सब पे चार्ज बराबर आएगा, और ये नहीं कि सब पे 10 माइक्रोकूलम का चार्ज आ गया तो बैटरी ने 30 डिलीवर नहीं किया, बैटरी ने भी 10 माइक्रोकूलम ही चार्ज यहां पे सर्कुलेट कराया, राइट। तो ये चीजें अगर आपको याद है तो आप कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बेसिस पे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके चेक करेंगे, सो नोट कर लीजिए आप ये बेटा। जी बेटा, अब इसी टॉपिक के बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। ये प्रॉब्लम सीबीएसई ने 2019 में पूछी थी बेटा, सीबीएसई फाइनल एग्जाम 2000 बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछी गई प्रॉब्लम है, ठीक है। इस क्वेश्चन में इस तरह का एक अरेंजमेंट गिवन है, 12 माइक्रोफैरेड, 20 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड के तीन कैपेसिटर्स इस अरेंजमेंट में कनेक्टेड है, जैसा मैंने डायग्राम में शो किया है। इनके क्रॉस हमने एक 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की,
आपको गिवन ये था कि इस 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के अक्रॉस कितना चार्ज स्टोर हुआ है, दैट इज 16 माइक्रोकूलम। आपको डिटरमिन करना है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर C1, एनर्जी स्टोर्ड इन 12 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। किस तरह से करेंगे, बहुत सिंपल है बेटा। सबसे पहले आप ये देखिए, क्या C2 और C3 सीरीज में है कि पैरेलल में है? C2 एंड C3 आर इन पैरेलल, इजंट इट? दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में क्या चीज सेम होती है? V इज कांस्टेंट एंड, और दूसरी चीज हम क्या जानते हैं Q के बारे में? Q इज इक्वल टू CV। V कांस्टेंट है, Q इज इक्वल टू CV। दिस इंप्लाइज दैट Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, इजंट इट? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। इफ Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, तो क्या हम कह सकते हैं Q1 अपॉन Q2 मस्ट बी इक्वल टू C1 अपॉन C2, इजंट इट? अब देखो Q2 अपॉन Q3, नॉट Q1 अपॉन Q2, इट इज Q2 अपॉन Q3। ऊपर वाले कैपेसिटर की कैपेसिटी को हमने C2 से डिनोट किया है, इसको C3, तो इसलिए इनके चार्जेस को Q2 Q3 लेंगे और यहां कैपेसिटीज की रेशियो आ जाएगी C2:C3। अब देखो Q2 की वैल्यू तो हमें नहीं पता, Q3 की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 16 माइक्रोकूलम, इजंट इट? C2 C3 की वैल्यूज हमें पता है, दैट इज 20 माइक्रोफैरेड अपॉन 4 माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड कैंसिल आउट होगा, 4 इंटू 5 इज 20। तो यहां से हमें क्या चीज पता चली, यहां हमें पता चल गया Q2 इज इक्वल टू 16 इंटू 5, 16 5s आर 80, सो दैट कम्स आउट टू बी 80 माइक्रोकूलम। चूंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड थे, तो मैंने इसके बेसिस पे इसके पास चार्ज कितना होगा Q2, उसकी वैल्यू डिटरमिन कर ली, दैट इज 80 माइक्रोफैरड। ठीक है। अब पैरेलल में चार्ज तो अलग अलग होता है, टोटल चार्ज इस कॉम्बिनेशन के पास कितना है? ठीक है, सो इसको मैं लिखूंगा Q पैरेलल, टोटल चार्ज अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो Q पैरेलल मस्ट बी इक्वल टू Q2 प्लस Q3। इन दोनों को ऐड अप करेंगे, पैरेलल में चार्ज अलग अलग है, इन दोनों को ऐड कीजिए, दैट इज 80 प्लस 16 माइक्रोकूलम, दैट इज 96 माइक्रोकूलम। तो कितना आ गया? 96 माइक्रोकूलम। नाउ अगर आप देखें Q पैरेलल, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन और C1 सीरीज में है, एंड Q पैरेलल एंड C1 आर इन सीरीज, चेक कीजिए सीरीज में है कि नहीं। एंड इन सीरीज Q इज कांस्टेंट, Q इज कांस्टेंट। सो Q कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? जो कैपेसिटर 1 पे चार्ज होगा, ये और ये सीरीज में, जो इस पे टोटल चार्ज है वही चार्ज कैपेसिटर 1 पे है। सो कैपेसिटर 1 पे जो चार्ज है दैट शुड बी इक्वल टू Q पैरेलल, और Q पैरेलल की वैल्यू कितनी थी? दैट इज 96 माइक्रोकूलम, इजंट इट? टारगेट क्या है? एनर्जी स्टोर्ड। तो जब आपके पास Q और C हो, क्या आपके पास एनर्जी स्टोर्ड का कोई फॉर्मूला है जो Q और C के टर्म्स में अप्लाई किया जा सकता है? सो Q1 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस C1, Q स्क्वायर अपॉन 2C। ये हमने पिछले लेक्चर में, पिछले क्लास में डिस्कस किया था, एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो ये आ जाएगा 96 माइक्रोकूलम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 माइक्रोफैरेड। तो ये आ जाना चाहिए बेटा जी 96 इंटू 96 अपॉन 2 इंटू 12। अब देखो माइक्रोकूलम इंटू माइक्रोकूलम अपॉन माइक्रोफैरेड, एक माइक्रो तो कैंसिल हो गया, अब माइक्रो बचा रहेगा। सो कूलम स्क्वायर अपॉन फैरेड क्या होता है? Q स्क्वायर अपॉन 2C एनर्जी होता, तो ये वैल्यू आ जाएगी जूल। अब यहां से देखते हैं, 12 8s आर 96, 2 इंटू 4 इज 8। तो अब आपके पास क्या बचा? 96 इंटू 4। क्या ये आप सॉल्व कर सकते हैं? सो 96 इंटू 4 कितना हो जाएगा? सो यहां स्पेस नहीं बची, तो बेटा इसको मैं यहां कैलकुलेट करके लिख देता हूं। इट कम्स आउट टू बी 384 माइक्रो जूल ऑफ एनर्जी। ठीक है, समझ आया क्या किया? ये चार्ज गिवन था, चूंकि पैरेलल में है, पैरेलल में V सेम है, तो मैं इसका चार्ज निकाला। कैसे? वही जो रेशियो मैंने लास्ट में आपको बताई थी पिछला पार्ट के, कि पैरेलल में अगर V कांस्टेंट है, Q C इंटू V है, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। उसके बेसिस पे ये कहा Q2 अपॉन Q3 इज C2 अपॉन C3, वहां से Q2 की वैल्यू मिली। अब Q2 और Q3 को ऐड किया तो Q पैरेलल मिल गया, टोटल चार्ज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे ही Q पैरेलल मिल गया, अब C पैरेलल और C1 सीरीज में है,
Q पैरेलल की जगह हम इसको C पैरेलल कह सकते हैं। C पैरेलल एंड C1 आर इन सीरीज, तो दोनों पे चार्ज बराबर होगा। जब दोनों पे चार्ज बराबर होगा तो Q1 पे भी इतना ही चार्ज है। जब इस कैपेसिटर का चार्ज और कैपेसिटी दोनों आपको पता है तो क्या आप एनर्जी डिटरमिन कर सकते हैं। बस सिंपल सा काम था, हमने कर दी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा आप नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ इस तरह का बेटा, एक सर्किट डायग्राम गिवन है। ये भी सीबीएसई ने अपने किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये मैं आपसे डिस्कस करने चाह रहा हूं। यहां पे इस तरह की सर्किट डायग्राम में 1 2 3 4 5 कैपेसिटर्स हमें गिवन है। क्यों ना हम इनको नाम दे दें कुछ ना कुछ। सपोज इसे मैं नाम दे देता हूं C1, दिस इज C2, C1 is 3 microfarad, C2 itself is 3 microfarad, C3 is 1 microfarad. Let us say this is C4 and this one is C5. अब आपका टारगेट क्या है? टोटल चार्ज एंड टोटल एनर्जी स्टोर्ड। क्या आपको टोटल V पता है? अब आपको अगर टोटल कैपेसिटेंस मिल जाए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो टोटल चार्ज क्या होगा? Q is C into V, तो आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा। जब टोटल चार्ज मिल गया, टोटल कैपेसिटेंस पता है और टोटल V भी पता है, अब आप तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एनर्जी स्टोर्ड के लिए 3 फॉर्मूले थे हमारे पास, दैट इज कौन कौन से थे? Q²/2C, हाफ CV² और हाफ QV। इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करके आप टोटल एनर्जी स्टोर्ड भी निकाल पाएंगे। सो टोटल चार्ज के लिए Q = C × V, लेकिन इसके लिए C कौन सा चाहिए आपको? इक्विवेलेंट C चाहिए, कॉम्बिनेशन का C, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन का C निकालने के लिए बेटा हम सीरीज पैरेलल वाले सारे फॉर्मूले अप्लाई करेंगे यहां पे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से कैपेसिटर सीरीज में हैं, कौन कौन से कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो कोई भी कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से कैपेसिटर्स या कोई और सर्किट एलिमेंट्स की भी अगर हम बात करें सीरीज में है और पैरेलल में। आप एक काम कीजिए, सर्किट में कोई एक पॉइंट आइडेंटिफाई कीजिए, इससे ट्रेवल करना शुरू कीजिए और वापस इसी पॉइंट तक आना है घूमते हुए सर्किट में से। जहां आपको अलग अलग पाथ मिल गए, जहां अलग अलग पाथ मिल गए वो सब पैरेलल में है। जो कैपेसिटर्स एक ही पाथ पे मिल गए वो सब के सब आपस में सीरीज में होंगे, ठीक है। एक तरीका ये है देखने का, सिंपल सा। नहीं तो एक दूसरा तरीका भी है। मान लीजिए बेटा ये कोई एक पॉइंट है जिसका पोटेंशियल है 1, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं 1, दिस पॉइंट इज 1, इसका अपना कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, मान लीजिए वो V1 है। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है, तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो मैं इस पॉइंट को भी 1 कंसीडर कर सकता हूं, ठीक है। बीच में कोई सर्किट एलिमेंट होगा तो पोटेंशियल बदलेगा। यहां कोई सर्किट एलिमेंट नहीं, कंडक्टिंग वायर है। हालांकि प्रैक्टिकली कंडक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस होती है, थोड़ा बहुत ड्रॉप होगा, लेकिन उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, हम उस चीज को यहां कंसीडर नहीं करेंगे। तो अगर ये पॉइंट 1 है तो ये पॉइंट भी 1 हो गया और ये पॉइंट भी 1 हो गया। तो इसका मतलब कैपेसिटर C1 और C3 का एक एंड पॉइंट 1 से कनेक्टेड है, राइट। उसके बाद बेटा ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूं पॉइंट नंबर 2, इस पॉइंट 1 का और 2 का पोटेंशियल अलग होगा। ये 1 और 2 के क्रॉस दो 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर कनेक्टेड है 1 और 2 के क्रॉस, तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में होंगे। ये भी, इसका एक एंड 1 से है, एक प्लेट 1 से है और दूसरी प्लेट दोनों की कहां पे? पॉइंट 2 के साथ। तो इसका मतलब ये दोनों कैसे हो गए? पैरेलल में, राइट। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है, तो इसका पोटेंशियल भी, इस पॉइंट को भी हम 2 मार्क करेंगे क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा, ठीक है। अब यहां से यहां पे आ जाओ, इन दोनों के बीच में एक कैपेसिटर है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल अलग होना चाहिए, तो इसलिए इसको मैं नाम दे रहा हूं 3, पॉइंट नंबर 3। अब ये पॉइंट 2 है तो ये पॉइंट भी 2 होगा, इनके बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, तो यहां पे ये 3 है। अब यहां 2 और इस पॉइंट के बीच में एक कैपेसिटर है और ये पॉइंट 3 है, तो इनके बीच में कोई कैपेसिटर नहीं, पक्की बात है ये पॉइंट भी कितना होना चाहिए? 3। तो बस 3 पॉइंट्स मार्क कर दो, आप अपने आप इस सर्किट डायग्राम को रिड्यूस कर पाएंगे। तो मैं यहां बेटा 3 पॉइंट्स मार्क करने जा रहा हूं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। अब देखो 1 के अक्रॉस कौन कौन से कैपेसिटर्स कनेक्टेड है? 1 के अक्रॉस, 1 के साथ C1 की एक प्लेट और C5 की एक प्लेट। सो यहां पर 1 के अक्रॉस C1 और यहीं पर 1 के अक्रॉस C5 और C1 एक एक प्लेट कनेक्टेड है। C1 का दूसरी प्लेट कहां कनेक्टेड है? पॉइंट 2 पे कनेक्टेड है। C3 की भी, सॉरी दिस इज नॉट C5, दिस इज C2।
ये C2, इसकी एक प्लेट 1 से कनेक्टेड और दूसरी प्लेट 0.2 से। सो 1 और 2 के बीच में दो कैपेसिटर्स कनेक्टेड है, तो देखिए आपस में पैरेलल हो गए कि नहीं। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, 2 और 3 के बीच में कौन कौन से कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं। देखो 2 और 3 के बीच में C3 और C4 कनेक्टेड है। C3 और C4 दोनों की एक एक प्लेट 0.2 से कनेक्टेड और एक एक प्लेट 0.3 से। तो यहां पे मैं यही दोनों कैपेसिटर्स फिर से ड्रॉ कर देता हूं। इनमें से एक कैपेसिटर है C2 और एक है C4। आई एम सॉरी, C3 एंड C4, ठीक है। सो C3 एंड C4 आर कनेक्टेड अक्रॉस पॉइंट्स 2 एंड 3। अब बीच में 1 और 3 के अक्रॉस एक कैपेसिटर और कनेक्टेड है, दैट इज C5। सो 1 और 3 के अक्रॉस एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, दैट इज C5। अब इनके अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। 1 और 3 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है टोटल, दैट इज 100 वोल्ट। दिस इज 100 वोल्ट। क्या अब हम ये कर सकते हैं, सोचिए जरा, देखिए। सबसे पहले बेटा C1 कितना है, 3 माइक्रोफैरड। ये भी कितना है, 3 माइक्रोफैरड। C3 और C4, C3 इज 1 माइक्रोफैरड, C4 इज 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है एंड C5 इज जस्ट 2 माइक्रोफैरड। अब आपका टारगेट है टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। देखिए क्या ये दोनों पैरेलल में हैं। अगर ये दोनों पैरेलल में हैं तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को मैं नाम दे देता हूं CP1, C पैरेलल 1। पैरेलल में कैपेसिटेंसेस डायरेक्टली ऐड होती हैं C1 प्लस C2। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए डायरेक्टली लिख रहा हूं 3 प्लस 3, इट कम्स आउट टू बी 6 माइक्रोफैरड। ये आ गया C पैरेलल 2। C पैरेलल 2 में 1 और 2 माइक्रोफैरड, दोनों पैरेलल में है तो दोनों मिला के कितने हो गए, 3 माइक्रोफैरड, राइट। नाउ CP1 एंड CP2 आर इन सीरीज, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। सिंस दे आर इन सीरीज, सीरीज में फॉर्मूला क्या है, 1/C सीरीज इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो अगर आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं C सीरीज इज C1 C2 CP1 CP2 अपॉन CP1 प्लस CP2। ये आप करके देख सकते हैं, 1/C सीरीज इज इक्वल टू 1/CP1 प्लस 1/CP2, फाइनली ये आएगा, ठीक है। अब ये दोनों कितने हैं, 6 एंड 3। So 6 into 3 upon 6 plus 3, 18 upon 9. So that comes out to be 2 microfarad. तो इन चारों के कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी आ गई, 2 माइक्रोफैरड। नाउ C सीरीज, दिस C सीरीज, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन जो है ये वाला चारों का, तो ये एंड C5 दे आर इन पैरेलल, दे आर इन पैरेलल। देयरफॉर फाइनली जो C नेट है, नेट कैपेसिटेंस कितनी हो जानी चाहिए, इनकी कंबाइंड प्लस इनकी, क्योंकि पैरेलल में कैपेसिटेंसेस ऐड अप होती हैं। सो दैट इज C सीरीज प्लस C5। नो व्हाट इज C सीरीज, C सीरीज अभी अभी हमने डिटरमिन किया 2 माइक्रोफैरड, और ये भी कितना है 2। सो 2 + 2 इट कम्स आउट टू बी 4 माइक्रोफैरड। सो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास आ चुकी है, दैट इज जस्ट 4 माइक्रोफैरड, राइट। तो बेटा जी अगर आपको टोटल कैपेसिटेंस मिल चुकी है तो इसके बाद आप कुछ भी डिटरमिन कर सकते हैं। मान लीजिए टोटल चार्ज चाहिए, तो टोटल चार्ज होना चाहिए C नेट इंटू V। C नेट कितना है, 4 माइक्रोफैरड इंटू 100 वोल्ट। सो ये आ जाएगा 400 माइक्रोकूलम। तो टोटल चार्ज कितना आ गया, 400 माइक्रोकूलम। अब टोटल एनर्जी स्टोर्ड के लिए बेटा आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हाफ CV² कर लें, Q²/2C, या तीसरा फॉर्मूला हाफ QV, कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हाफ CV² इज इक्वल टू हाफ इंटू टोटल कैपेसिटेंस कितनी है, 4 इंटू V का स्क्वायर, दैट इज 100 का स्क्वायर। सो दिस इज 2। सो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁴। बट देखिए यूनिट क्या होगी यहाँ पे यूनिट आनी चाहिए माइक्रो जूल, बिकॉज 4 माइक्रोकूलम है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये डिटरमिन कर पाएंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डिस्कस करने, एक बार अटेम्प्ट करने की जरूरत है। शुरुआत में बेटा देखिए कोई भी चीज मुश्किल या आसान नहीं होती, चेंज इज डिफिकल्ट। अक्सर स्टूडेंट्स कैपेसिटेंसेस के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको देख के डर जाते हैं, उनको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कौन से सीरीज और कौन से पैरेलल में। इसके लिए ये टेक्निक आपके काम की रहेगी। पॉइंट्स को मार्क कर लो, ये पॉइंट 1 है, ये भी 1, ये भी 1, क्योंकि इनके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है। जहां एक एलिमेंट आ गया उसके आगे दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। देखिए मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स आ गए थे, 3 पॉइंट्स। सारे कैपेसिटर्स 1, 2 और 3 के क्रॉस कनेक्टेड है।
तो इस तरह से आप इजीली ये काम कर पाए। ठीक है, अगर स्टिल नहीं क्लियर होता तो बेटा जी आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको भेजूंगा इसके बाद आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।